नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दोपहर 3 बजे तक 46% से अधिक मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति, सीजेआई, उपराज्यपाल समेत तमाम दिग्गजों ने डाला वोट। आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है त्रिकोणीय मुकाबला। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर। दोपहर 3 बजे तक 57% से ज्यादा मतदान। तमिलनाडु की इरोड ईस्ट सीट में भी 53% से अधिक वोटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। विधि विधान से त्रिवेणी पर मां गंगा का किया पूजन। अब तक 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। और अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूती देने के तहत नई दिल्ली में भारत अरब विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों का सम्मेलन का आयोजन। अरब देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी लिया भाग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्वक मतदान जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक दिल्ली में 46% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक मतदान उत्तर पूर्वी जिले में 52% से ज्यादा दर्ज किया गया है, जबकि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 56% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। दिल्ली के करीब 1 करोड़ 56 लाख मतदाताओं ने 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे समाप्त होगा। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी योजनाओं के दम पर लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने की कोशिश में है, जबकि भाजपा 25 से अधिक वर्षों के बाद राजधानी में वापसी के लिए जोर लगा रही है। वहीं दिल्ली में 2013 तक 15 वर्ष शासन करने वाली कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट जीतने में विफल रहने के बाद वापसी करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए मतदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में मतदान किया। सुबह से राजधानी के कई पोलिंग बूथ पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ कतार में लगकर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने यमुना विहार में अपना मतदान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता स्वच्छ पानी और स्वच्छ पर्यावरण के लिए वोट कर रही है। सजाने के लिए घर से बाहर आइए, जल्दी बूथ पर पहुंचिए और अपने मत का दान करिए। दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली के कल्याण के लिए आप अपना मत जरूर दीजिए, ये हमारी प्रार्थना है। साफ पानी मिले, साफ हवा मिले, साफ यमुना मिले, बुजुर्गों को पेंशन मिले, इसके लिए अब तो 27 साल दूसरों को देख लिया। इस बार लोग भाजपा को टेस्ट करने के लिए दिल्ली सरकार में ला रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जनता विकास के लिए वोट करने बाहर निकल रही है।
बहुत उत्साहजनक तरीके से इस समय आज मतदान चल रहा है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हमेशा हमको ध्यान होना चाहिए जब उत्साह आता है तो वहां पर जो विपक्ष है प्रदेश सरकार का यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी फेवर में मतदान होता जो हमको दिख रहा है। और मैं चूंकि लगातार लगभग 10-11 दिन मेरा घूमना भ्रमण हुआ है, दर्जनों सीटों पर मेरा जाना भी हुआ है, जितना लोगों में एक उत्साह है वो जो पिछले 10 साल के केजरीवाल के जितने भी कारनामे थे उनसे लोग सचेत हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीएमसी कम्युनिटी सेंटर के मतदान केंद्र में पहली बार 14 दृष्टिबाधित युवाओं ने मतदान में भाग लिया। सभी बच्चों ने ब्रेल लिपि के माध्यम से मशीन पर वोट के लिए बटन दबाया। डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने इस संदर्भ में नई दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी सनी सिंह से खास बातचीत की। ये वो 14 दृष्टिबाधित बच्चे हैं जिनको लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार शामिल होने का मौका मिला है और ये सभी बच्चे जो हैं अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं। और देखिए इनको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया गया और सभी की उंगलियों में ये लाल स्याही है जो लोकतंत्र की निशानी है मजबूत करने के लिए, और बाकायदा जो चुनाव आयोग ने इनके हाथ में कब दिया है जिसमें मैसेज है वोट में शामिल होने का और प्रॉपर एक सर्टिफिकेट है। इस तरह की पहल खासी ऐतिहासिक कही जा सकती है और इस सब के पीछे जो प्रणेता है वो हमारे साथ है। हमारे साथ नई दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी सनी जी हैं। सनी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने वास्तव में एक बड़ा इनिशिएटिव किया है। इन बच्चों को जब पहली बार आपने शामिल कराने का एक आइडिया कॉन्सेप्ट था, तो अब जब ये बच्चे लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो गए तो किस तरह का फील है आपका, किस तरह का मैसेज है? नहीं, मैं हमारे ईसीआई के तरफ से बेसिकली इन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूं। और ये जो पहल है ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका एक खास जोर रहता है चुनाव को इंक्लूसिव बनाने के, और उसी का एक ये छोटा सा पहल है। और इसके अलावा हम आगे आने वाले समय भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे दिव्यांगजन वोटर्स हैं उनके लिए और क्या क्या सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं पोलिंग स्टेशन पे, ताकि हम उनको एनकरेज करेंगे वोट करें। सर, यहाँ की बात करें, जो ये दृष्टिबाधित बच्चे हैं, बाकायदा इनको अनुभव के माध्यम से जो आपका टैक्टाइल के माध्यम से इनको इंट्रोड्यूस किया गया है और वो ये जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, बेसिकली आप जैसा बताइए कि फर्स्ट टाइम ये वोट देने आ रहे हैं तो इनको अच्छा फीलिंग आना चाहिए, इनकी एक्सपीरियंस बेहतर होनी चाहिए। अगर पहली बार कोई काम करने आता है और उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो बार बार आने के लिए प्रेरित होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इनको एक ये डेमोक्रेसी की फील दिलाने के लिए अलग अलग थीम की टेक्टाइल फॉर्म में यहाँ पे लगाया गया है ताकि उसको ये फील कर सकें और इनको अच्छा अनुभव हो। तो ये थे नई दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी सनी सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह से निर्वाचन आयोग ने जो एक एक्सपेरिमेंट कहें या यूं कहें मोटिवेशन के तौर पे इस तरह की जो लोगों को पहली बार लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का मौका दिया, एक खासा अहम। इस कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। चुनाव आयोग का बड़ा प्रयास कि कोई भी मतदाता अपने इस अधिकार से वंचित न रहे। बात अयोध्या की मलकीपुर सीट का। मलकीपुर सीट के लिए मतदान सुबह से जारी है। मलकीपुर विधानसभा क्षेत्र के 414 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक 57% से ज्यादा मतदान हुआ है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मलकीपुर विधानसभा के विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर आज चुनाव हो रहा है। मलकीपुर सीट पर बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है। दोनों ही दल इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। तमिलनाडु के इरोड ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 53% से ज्यादा मतदान हुआ। 44 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 46 उम्मीदवार मैदान में हैं। डीएमके ने पूर्व विधायक वीसी चंद्र कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि एमके सीतालक्ष्मी एनटीके की तरफ से है। मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके और भाजपा ने उपचुनाव का बहिष्कार किया है। वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ईवीकेएस इलांगोवन की मृत्यु हो जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। और अब नजर डालते हैं महाकुंभ की खबरों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वे पहले अरैल घाट पहुंचे, उसके बाद जेटी से संगमनोस पहुंचकर स्नान किया। प्रधानमंत्री ने संगम को जलांजलि अर्पित की और ध्यान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथ में रुद्राक्ष की माला भी नजर आई, जिससे उन्होंने जप किया। प्रयागराज में चल रहे भव्य महाकुंभ में प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल पहुंची। महाकुंभ की व्यवस्था को देखकर वे काफी उत्साहित नजर आईं। उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए जो टेंट बनाए हैं वे काफी सुविधाजनक हैं। देश विदेश से आए हुए लोग महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। ज्यादा खुशी है कि सब एकजुट होके सबने दिखा दिया कि हमारी शक्ति क्या है, और भगवान जी की जो आस्था है वो देख के मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब लोग इतना बिलीव करते हैं और इतनी आस्था से यहाँ पे आए और सब कुछ इतना अच्छी तरह से चल रहा है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यूपी गवर्नमेंट कि उन्होंने इतनी मेहनत करी कि इतने सारे वंडरफुल टेंट्स लगाए हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था करी है लोगों के लिए कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरी दुनिया वाले यहाँ पे आ रहे हैं देखने के लिए, तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट एज ए प्लेयर। मुझे जो लोग इतना प्यार करते हैं, मेरे देशवासी, वो आज सब यहाँ पे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, सूचना ब्यूरो के निदेशक, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल भी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की थी, जिसमें थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। गृहमंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जीरो इन्फिल्ट्रेशन का लक्ष्य रखकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के अस्तित्व को जड़ से खत्म करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए तालमेल के साथ काम करना जारी रखने का निर्देश दिया। अरब देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूती देने के तहत विदेश मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली में भारत अरब विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में अरब देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। ये सम्मेलन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और भारत और अरब देशों के बीच विशेष रूप से उच्च शिक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोग की संभावनाओं के बारे में अरब देशों के प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया। भारत के अरब जगत के साथ मजबूत संबंध हैं और ये संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ओमान और सऊदी अरब से लेकर मिस्र, सूडान और उससे आगे के देशों तक महत्वपूर्ण भारतीय निवेश मौजूद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ भारत में ओपन एआई मॉडल के विकास के ऊपर बातचीत की। उन्होंने भारत के स्टार्टअप कंपनियों से नए एआई मॉडल पर विचारों को सामने रखने को कहा। साथ ही भारत की एआई स्टैक, जीपीयू मॉडल और एप्स बनाने की रणनीति पर बात की। Applications in healthcare, in education, in agriculture, in weather forecasting, in disaster management, in transportation, multiple different things we are working. And I request the entire startup community to come up with very unique solutions, and we'll be open. We are very soon starting a kind of open competition for it, open empanelment competition kind of thing. So that will be huge. So many problems can be solved, and why don't we use this latest technology that we have for solving this problem? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटरशेड यात्रा का वर्चुअली शुभारंभ किया।
वाटरशेड कार्यक्रम के तहत चेक डैम, बोरी बंधान, मेड बंधान, खेत तालाब आदि जैसी संरचनाएं बनाई जाएंगी। इनसे पानी बचेगा और मिट्टी का क्षरण रुकेगा। सतही जल भी बहकर नहीं जाएगा, जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा। यात्रा 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल है तो कल है और मिट्टी है तो जीवन है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यात्रा की शुरुआत की गई है। जल ही जीवन है और मिट्टी जीवन का आधार है। जल के बिना कल सुरक्षित नहीं है और मिट्टी के बिना भी ना तो हम ना आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह सकता। पिछले वर्षों में अत्यधिक जल के दोहन के कारण भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। कई ऐसे गांव, शहर जहां धरती पर जल का स्तर बहुत ऊंचा था, कुओं में पानी था, नदियां बहती थी, आज नदियां सूख गई है, पानी बहुत नीचे चला गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी हैं। वो आने वाले 50 साल, 100 साल की सोचते हैं। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। आने वाले कल में हमारी पीढ़ियां कैसे जीवित रहेंगी, इस बारे में सोचना पड़ेगा। वाटरशेड यात्रा प्रारंभ हो रही है। मैं जनता को अपील करता हूं, आह्वान करता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विजनरी लीडर हैं। वो केवल आज की नहीं सोचते, केवल कल की भी नहीं सोचते, आने वाले 25 साल बाद, 50 साल बाद व्यवस्था कैसे ठीक बनी रहे इसका सोचते हैं। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसलिए आइए हम सब इस वाटरशेड यात्रा को अपना कार्यक्रम बना लें। जनता इस कार्यक्रम से जुड़ जाए और अलग अलग जल संरचनाएं बनाने का अभियान चले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना के दौरे पर हैं। 1 महीने के अंदर नेता प्रतिपक्ष का यह दूसरा बिहार दौरा है। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान से उनके घर पर मुलाकात की। राहुल गांधी ने हाल ही में शकील अहमद खान के बेटे की हुई मौत पर शोक संवेदना जताई। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष फिलिमोन यांग से मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा में विशेष रूप से बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में क्षेत्रीय, वैश्विक और विकास से संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिमोन यांग के नेतृत्व और दिशा निर्देश की भी सराहना की। ये मुलाकात वैश्विक मंचों पर और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और वैश्विक निर्णय प्रक्रिया को समावेशी और प्रभावी बनाना है। नेपाल सरकार ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को भारत की IL और FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद नेपाल विद्युत प्राधिकरण का IL और FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी के प्रमोटर शेयरों की 29,73,163 इकाइयां खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। नेपाल सरकार के प्रवक्ता और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने इस बात की जानकारी दी। नेपाल भारत सीमा रेखा से भारत के मुजफ्फरपुर तक ट्रांसमिशन लाइन के विकास के लिए IL और FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी को स्थापित किया गया है। कैबिनेट बैठक में प्रमोटर शेयरों को खरीदने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
स्कूली बच्चों को खेलों से जोड़ने की पहल जूनियर ओलंपिक का समापन हो गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित जूनियर ओलंपिक के 8वें संस्करण में दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न स्कूलों से करीब 6000 से भी अधिक छात्रों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस 6 दिवसीय आयोजन में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रस्साकशी और टग ऑफ वॉर जैसे खेलों में छात्रों ने हिस्सा लिया। तमाम खेल स्पर्धाओं में गुरुकुल द स्कूल ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल दूसरे स्थान पर रहा, जबकि सफायर इंटरनेशनल स्कूल ने तीसरा स्थान हासिल किया। शानदार प्रदर्शन करने वाले सारन को टूर्नामेंट का गोल्डन बॉय चुना गया। जूनियर ओलंपिक पहल का उद्देश्य खेलो इंडिया और फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्कूली छात्रों को खेलों से जोड़ना और मोबाइल और डिजिटल दुनिया से बाहर निकालकर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। और इस विशेष बुलेटिन में आज बस इतना ही। मुझे और शरद मुद्गल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।